अभी जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है एक्यूट डायरियल डिजीज़। ठीक है, ऐसी डिजीज़ जिसमें डायरिया होता है। ठीक है, एक्यूट डायरिया होता है। अब ये जो डिजीज़ है ना, ये आपको के पार्क से मिलेंगी या आपको एक्सेल से नहीं मिलेंगी, तो आपने ये के पार्क से ही करनी है। सबसे पहले इन्होंने जो है ना फर्स्ट लाइन जो है उसमें डिफ़ाइन किया हुआ है डायरिया को कि डायरिया होता क्या है। ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज पैसेज ऑफ लूज लिक्विड और वाटरी स्टूल्स। इसमें क्या होता है कि लिक्विडी और वाटरी स्टूल्स आते हैं। ठीक है, ये डायरिया की कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। इसके आगे आपने एक लाइन ऐड करनी है जो कि आगे लिखी हुई है कि दीज लिक्विड स्टूल्स शुड बी पास्ड मोर देन 3 times a day फॉर 3 to 7 days। ठीक है, ये हमारे पास डायरिया की एग्जांपल नहीं है कि लूज लिक्विड बॉडी स्टूल्स आना शुरू हो जाए तो वो डायरिया नहीं। अगर वो लिक्विड स्टूल जो हैं वो 3 से 7 दिन तक आए मुसलसल, ठीक है, और एक दिन में 3 दफ़ा आए, ठीक है, ये भी हमारे पास इसकी लिमिट है, इसकी कैद है कि 3 to 7 days आएँ और 3 times a day आएँ, फिर जाके उनको हम डायरिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है एंड वाली लाइन में कि फॉर अ ग्रुप ऑफ डिजीज़ इन विच द प्रीडोमिनेंट सिम्टम इज़ डायरिया। ठीक है, उनको हम कहते हैं वो डिजीज़ डायरियल डिजीज़ होती हैं जिसमें हमारे पास जो सिम्टम होता है प्रीडोमिनेंट सिस्टम वो डायरिया होना चाहिए। ठीक है, कि ये नहीं है कि हमने हर डिज़ीज़ को पकड़ के जिसमें भी डायरिया हो रहा है, जो कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उसमें हमने कह देना कि ये डायरिया नहीं। ऐसी डिजीज़ जिसमें प्रीडोमिनेंट सिम्टम जो है वो डायरिया हो, मतलब सबसे टॉप मोस्ट सिम्टम ही उसका डायरिया हो, उसको हम कहेंगे, वो हमारे पास ग्रुप ऑफ डिजीज़ जो होंगी उनको हम कहते हैं डायरियल डिजीज़। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्लिनिकल टाइप्स बताई हुई है डायरियल डिजीज़ की कि हमारे पास किस तरह की जो है ना 4 टाइप्स की डायरिया होता है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास एक्यूट वाटरी डायरिया होता है। ठीक है, जिसमें सिर्फ वाटर और म्यूकस आ रहा होता है। ठीक है, सॉरी, वाटर आ रहा होता है जस्ट। दूसरा हमारे पास एक्यूट ब्लडी डायरिया होता है। तीसरा हमारे पास परसिस्टेंट डायरिया होता है और चौथा हमारे पास होता है मैलन्यूट्रिशन की वजह से डायरिया हो जाना। ठीक है, तो सबसे पहले जो वाटरी डायरिया है, एक्यूट वाटरी डायरिया है, ठीक है, ये हमारे पास मोस्टली होता है कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी और ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं विब्रियो और ई कोलाई की वजह से जो हमारे पास होता है, या रोटा वायरस की वजह से जो होता है, उनको हम कहते हैं वाटरी डायरिया। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, डिहाइड्रेशन होती है, वेट लॉस होता है। तो इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली पानी सारा बॉडी से निकलता जा रहा है, तो उसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं, उसमें डिहाइड्रेशन इज़ द मेन सिम्टम। ठीक है, उसके बाद एक्यूट ब्लडी डायरिया। इसमें क्या होता है, ब्लडी डायरिया मतलब ब्लड आ रहा होगा, इसमें म्यूकस आ रहा होगा साथ, ऊपर हमने सिर्फ वाटरी डायरिया पढ़ा है। अब हमारे पास ब्लड और म्यूकस भी आएगा तो उसको हम एक्यूट ब्लडी डायरिया कहेंगे। और आपको पता है ये डायजेंट्री इसको हम कहते हैं, जिसमें ब्लड और म्यूकस आ रहा होता है, उस डायरिया को हम डायजेंट्री कहते हैं। और शिगेला जो है ना वो इस तरह का डायरिया कॉज करता है। और जिसमें ब्लड लॉस होगा, तो जब वाटर लॉस हो रहा था तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो रही थी, अब ब्लड लॉस हो रहा है तो ब्लड लॉस होने की वजह से क्या होगा, मैलन्यूट्रिशन हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आएंगी, सेप्सिस हो जाएगी। तो इस तरह के हमारे पास जो है ना प्रॉब्लम्स आएंगे ब्लडी डायरिया के अंदर। ठीक है, फिर हमारे पास परसिस्टेंट डायरिया होता है। परसिस्टेंट डायरिया ऐसा होता है जो कि 14 दिन से भी ज़्यादा देर के लिए होता है। ठीक है, 14 दिन से भी ज़्यादा देर का अगर डायरिया हो तो उसको हम परसिस्टेंट डायरिया कहते हैं। और ऑब्वियसली इतनी देर तक डायरिया होगा तो मैलन्यूट्रिशन हो जाएगी पेशेंट को, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो हमारे पास ब्लडी और वाटरी के सारे कंबाइंड सिम्टम्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो लोग होते हैं जिनको पहले से कोई एड्स की बीमारी होती है, ठीक है, उन लोगों के अंदर ये परसिस्टेंट डायरिया ज़्यादा कॉमन होता है कि उनके अंदर 14 दिन से भी ज़्यादा हो जाती है, डायरिया नहीं ख़त्म होता। ठीक है, इसके अलावा डायरिया जिसकी सीवियर मैलन्यूट्रिशन हो जाती है, जिसमें मरासमस और क्वाशियोरकर आ जाते हैं, ऐसे डायरिया जो होते हैं वो मैलन्यूट्रिशन की वजह से होते हैं। ठीक है, पेशेंट के अंदर जो क्वाशियोरकर और मरासमस के मरीज़ होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ऐसा भी होता है जिसमें एक्यूट गैस्ट्रोइंटेराइटिस की वजह से डायरिया हो रहा होता है। ठीक है, जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट की वजह से डायरिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि जो हमारे पास होते हैं 4.6 चिल्ड्रन जो है वो हमारे पास मरते थे ईच ईयर ऑफ द डायरिया तकरीबन। ठीक है, 4.6 मिलियन लोग मर जाते थे, बच्चे मर जाते थे डायरिया की वजह से हर साल। और ये हमारे पास जो है अंडर 5 ज़्यादा किलर होता है, अंडर 5 जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें ज़्यादा ही किल करता है बच्चों को।
और इसके अलावा ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ऑब्वियसली वहाँ पे मैल न्यूट्रिशन इस तरह की चीज़ें होती हैं, पुअर सैनिटेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि 1.7 बिलियन एपिसोड्स ऑफ डायरिया पर ईयर, ठीक है, ये आते थे कि एपिसोड्स 1.7 बिलियन आते थे पर ईयर, ठीक है, और इस तरह से 4.6 बिलियन जो है मिलियन जो है वो चिल्ड्रन, बिलियंस में आते थे सिम्टम्स, 1.7 बिलियन, और 4.7 जो है 4.6 मिलियन चिल्ड्रन यूज टू डाई ईच ईयर, ठीक है। उसके बाद जो है ये 5 साल के कम बच्चों को भी इन्वॉल्व करता है डायरिया मोस्टली, और 2 साल से कम बच्चों को भी ज़्यादातर डायरिया जो है वो होता है, ठीक है। ये हमारे पास थोड़े से इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, इसको ऐसा सच याद करने की तो ज़रूरत नहीं होती, बस एक आपको ना होना चाहिए कि कितनी डायरियल डेथ्स होती हैं। उसके बाद आपके पास एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले एजेंट फैक्टर्स आप डिस्कस करते हैं। तो एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में हम जो देखेंगे, ठीक है, वो सबसे पहले देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ डायरिया क्या है। नीचे हमारे पास टेबल 1 दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक एजेंट तो होता नहीं है डायरिया का, ठीक है, डायरिया कॉज करने वाला एक एजेंट तो होता कोई नहीं, इतने ज़्यादा हैं, तो फिर हम एजेंट्स इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो एजेंट्स कौन कौन से हैं, इसकी सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि इसमें डायरिया कॉजिंग इन्फेक्शन जो होते हैं वो वायरसेस भी कर सकते हैं, बैक्टीरिया भी कर सकते हैं, और अदर्स भी कर सकते हैं। वायरसेस की अगर बात की जाए ना, तो वायरसेस कौन कौन से होते हैं जो डायरिया कॉज करते हैं। आपने रोटा वायरस के बारे में पढ़ा, एडिनो वायरस के बारे में पढ़ा, कोरोना वायरसेस, ठीक है, कोरोना वायरसेस भी हमारे पास जो है डायरिया कॉज करने वाले वाहिद ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अलावा एंटीरो वायरस, ठीक है, ये कुछ वायरस हैं जो आपने सुने हुए हैं, रोटा वायरस, एडिनो वायरस, कोरोना वायरस, ठीक है, एंटीरो वायरस हो गया। फिर हमारे पास जो है नॉर्मल ग्रुप वायरसेस होते हैं, ठीक है, इस तरह के जो वायरसेस होते हैं वो डायरिया कॉज करते हैं। फिर बैक्टीरिया की कैटेगरी में कौन कौन से आ जाते हैं, ई कोलाई, शिगेला, साल्मोनेला, विब्रियो कॉलेरी, ठीक है, विब्रियो कॉलेरी आ गया, बैसिलस सीरियस आ गया, कंपाइलोबैक्टर जिजिनाई आ गया, ये सारे आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अदर्स में हमारे पास आ जाते हैं, अदर्स में फॉर एग्जाम्पल पैरासाइटिक की तरफ अगर हम जाएँ तो उसमें एंटीबीमा हिस्टोलिटिका ये कॉज करता है। इसके अलावा जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस ये कॉज करता है, ट्राइक्यूरेसिस कॉज करता है, क्रिप्टोस्पोरेडियम जो होता है वो कॉज करता है, इंटेस्टाइनल वर्म्स कॉज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कुछ हमारे पास जो हैं बैक्टीरियल, वायरल और अदर्स जो हैं इनकी क्लासिफिकेशन है कि जो डायरिया कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स है, जो ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि एजेंट फैक्टर्स में सबसे पहले कि वायरल सेल्स की वजह से जो डायरिया होता है, उसमें मोस्ट कॉमन वायरस जो बच्चों के अंदर होता है, रोटा वायरस टॉप मोस्ट पे आता है, ठीक है, जो हमारे पास सीवियर डिहाइड्रेटिंग डायरिया कॉज करता है बच्चों में, 5 साल के कम के वाले बच्चों में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि हमारे पास जो है ना तकरीबन 2 साल से कम बच्चे जो होते हैं ना, उनमें वंस जो लाइफ टाइम ज़रूर कभी ना कभी जो है वो डायरिया मोस्टली होता है, ठीक है। 2 साल से कम बच्चों के अंदर जो है ना एक दफ़ा तो ज़रूर डायरिया का केस आया होता है, ठीक है। उसके बाद ये है कि वही कि जो हमने पहले पढ़ा कि 2 साल से 5 साल के बच्चों के दरमियान में बहुत ज़्यादा डायरिया इन्वॉल्व करता है रोटा वायरस, ठीक है। और ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं 6 to 24 मंथ्स वाले, उनके अंदर होता है। और ये बात याद रखनी है कि रोटा वायरस विंटर सीजन में जो है ना ये अटैक करता है, ठीक है। अक्सर सर्दियों में जो हमारे पास वायरस के आते हैं ना केसेस बच्चों के अंदर, ठीक है, वो रोटा वायरस, हम जब भी कोई पेशेंट आएगा, बच्चा आएगा, ठीक है, इस तरह का केस लेके डायरिया का विंटर सीजन में, तो हमने कंसीडर करना है कि ये एज का बच्चा जो है 2 से 25 ईयर्स या 6 to 24 मंथ्स का बच्चा जो है उसके अंदर रोटा वायरस का ही डायरिया होगा। इसके अलावा बैक्टीरियल कॉजेज़ होते हैं। बैक्टीरियल कॉजेज़ जो होते हैं उसमें बहुत से बैक्टीरिया हमने भी पढ़े, उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं ई कोलाई के बारे में कि ये जो है हमने शुरू में भी डायरिया के क्लासिफिकेशन में देखा था, एक्यूट वाटरी डायरिया कॉज करता है, ठीक है। और इसको हम ट्रैवलर्स डायरिया BA कॉज करता है, ट्रैवलर्स डायरिया, ठीक है। और इसके हमारे पास क्या होते हैं, 2 स्ट्रेन्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं इसके ई टेक के, ठीक है। इसका जो ई हैक और ई टेक होता है ना, इसमें जो ई टेक होता है ना, मतलब कि जो हमारे पास ट्रैवलर्स डायरिया कॉज करने वाला इसका स्ट्रेन होता है, ठीक है, वो हमारे पास बकल म्यूकोसा को जो है वो इन्वेड नहीं करता, और हमारे पास इसके टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है। आपको पता है हीट लेबाइल टॉक्सिन और हीट स्टेबल टॉक्सिन, ये आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये हो गया ई कोलाई। इसके अलावा साल्मोनेला की वजह से हमारे पास जो इन्फ्लेमेशन होती है बाउल एपिथेलियम की, ठीक है। और हमारे पास जो कॉलेरा
विब्रियो कॉलेरा होता है, ठीक है। इसकी वजह से भी जो कॉलेरा होता है, जो अलग से हम इसका पूरा पढ़ेंगे कॉलेरा के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इतने 5 to 10% से ज़्यादा एक्यूट डायरिया इतने ज़्यादा नहीं कॉज करता, ठीक है। लेकिन साल्मोनेला जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ये जिनको टाइफाइड होता है, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया आ जाता है। इसके अलावा कंपाइलोबैक्टर भी हमारे पास इंक्लूडेड होता है, वो भी पीछे नहीं रहता। और इसके अलावा शिगेला, ठीक है, शिगेला आपने पढ़ा है कि डायसेंट्री कॉज करता है, ब्लडी डायरिया कॉज करता है। बैक्टीरिया की हम बात करें तो उसमें जो हमारे पास है वो एपिडेमिक्स कॉज करता है शिगेला, ठीक है। उसके बाद अदर्स में आ जाते हैं जो कि हमने पढ़े हैं कि पैरासाइटिक हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें मीबिएसिस, जार्डिएसिस, ठीक है, ये डायरिया कॉज करते हैं। इसके अलावा क्रिप्टोस्पोरिडियम है, ठीक है। ये जो है क्रिप्टोस्पोरिडियम के बारे में आपने पढ़ा था ना कि जो एड्स के पेशेंट्स होते हैं, इम्यूनोडेफिशिएंट पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर और बच्चों के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर और डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर ये इन्फेक्शन कॉज करता है। इसके अलावा ये है कि डायरिया में भी कॉज बाय पैरेंट्रल इन्फेक्शन, ठीक है, नॉन डाइजेस्टिव ऑरिजिन, ठीक है, मतलब कि जिनके अंदर जो है ना पैरेंट्रल इन्फेक्शन हो कोई भी, ठीक है, पेशेंट्स, उनके अंदर डायरिया होता है। इसके अलावा मतलब फॉर एग्जांपल उनको पैरेंट्रल इन्फेक्शन है, कोई BNT के इन्फेक्शंस है, रेस्पिरेटरी यूरिनरी इन्फेक्शंस है, मलेरिया है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, ठीक है, ये सिंपल टीथिंग ही है, तो उनमें जो है ये डायरिया के केसेस आते हैं। इसके अलावा मेल न्यूट्रिशन वाले हमने डायरिया के केसेस देखे हैं कि मेल न्यूट्रिशन, क्वाशियोकर वाले पेशेंट, मरासमस वाले पेशेंट्स, ठीक है, उनके अंदर डायरिया होता है। इसके अलावा डायरिया जो होता है इन द न्यू बॉर्न इज़ अनयूजुअल एंड मे बी ड्यू टू द इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म सच एज, मतलब ये है कि न्यू बॉर्न्स के अंदर तो डायरिया सच नहीं होता, लेकिन उनके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम हो, लाइक कंजेनिटल एंजाइम डेफिशिएंसीज हो, जिसकी वजह से डायरिया होता है। इसके अलावा एड्स के पेशेंट्स में जो है वो डायरिया होता है, ठीक है, जो हमने देखा है कि एड्स के पेशेंट में बहुत कॉमन होता है कि परसिस्टेंट डायरिया हो। तो ये हमारे पास कुछ थे एजेंट फैक्टर्स, जिसमें हमने बैक्टीरियल हमने पढ़े, वायरल पढ़े और हमने अदर्स में कुछ देखे, ठीक है। और बैक्टीरिया और वायरल में हमने सबसे टॉप मोस्ट पे जो रोटा वायरस एक पढ़ा, ठीक है, जो विंटर सीजन में अटैक करता है 2 to 5 ईयर्स के बच्चों में और लीडिंग कॉज है ऑफ द सीवियर डायरिया, ठीक है, ग्लोबली। और इसके अलावा बैक्टीरियल कॉजेज में हमने कोलाई के बारे में पढ़ा, साल्मोनेला, शिगेला, विब्रियो और अदर्स में हमने कुछ पैरासाइट्स देखे। इसके अलावा हमने जो है देखा कि जिनको पैरेंट्रल इन्फेक्शंस होते हैं या मेल न्यूट्रिशन या एड्स के पेशेंट्स होते हैं, उनमें डायरिया बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। जस्ट ये हमारे पास थोड़ा सा था, इतना ज़्यादा नहीं था। रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन के बारे में बात करें एजेंट फैक्टर्स के अंदर, तो वो हमारे पास मैन होता है, ठीक है। मैन इज़ द प्रिंसिपल रिजर्वॉयर फॉर द मतलब कोलाई, शिगेला और विब्रियो कॉलेरा और जियार्डिया और एंटीमीबा, इन सब में जो है ये मैन के अंदर ही रिजर्वॉयर होता है ये डायरिया, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लेकिन अगर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स दोनों की बात करें तो उसके अंदर कंपाइलोबैक्टर जो होता है, ये यर्सीनिया की बात करें अगर, ठीक है, या साल्मोनेला की बात करें तो ये ह्यूमंस एंड एनिमल्स दोनों के अंदर हो सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं होस्ट फैक्टर्स, ठीक है। होस्ट फैक्टर्स मैंने आपको बताया कि ये 6 months to 2 years जो है ना मोस्ट कॉमन होते हैं बच्चों के अंदर। वैसे तो 5 years से कम वाले बच्चों को भी इफेक्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपने याद रखना है कि मोस्ट कॉमन इन द चिल्ड्रन स्पेशली दोज बिटवीन द 6 months and 2 years, ठीक है। उसके बाद मतलब उनके अंदर जो कि व्हेन वीनिंग अकर्स, ठीक है, वीनिंग अकर्स मतलब कि जब जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग से जो है वो मूव करते हैं टू द फूड्स, ठीक है, जब ब्रेस्ट फीडिंग को छोड़ के जब जो है वो खाना शुरू करते हैं, फूड स्टार्ट करते हैं बच्चे, ठीक है, तो उसको हम वीनिंग कहते हैं, तो तब मोस्टली डायरिया होता है। इसके अलावा मेल न्यूट्रिशन लीड्स टू इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शंस टू डायरिया, ठीक है, कि जब मेल न्यूट्रिशन होती है तो उसकी वजह से हो जाता है इन्फेक्शन और इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हो जाता है, जिसकी वजह से विशियस सर्कल चलता है। और पता है क्या होता है, मेल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, डायरिया, डायरिया, मेल न्यूट्रिशन, ठीक है, डायरिया के बाद फिर मेल न्यूट्रिशन, फिर इन्फेक्शन, फिर डायरिया, फिर मेल न्यूट्रिशन, इस तरह से विशियस साइकिल चलता वो बच्चे जो है वो डेथ की तरफ जाते हैं। इसके अलावा पॉवर्टी, प्री मेच्योरिटी, रिड्यूस्ड गैस्ट्रिक एसिडिटी, इम्यूनोडेफिशिएंसी, लैक ऑफ पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन, ठीक है, इसकी वजह से डायरिया होता है। ये होस्ट फैक्टर्स हम बात कर रहे हैं कि होस्ट फैक्टर्स में एज जो हमारे पास ज़्यादातर इफेक्ट करती है वो चिल्ड्रन में जो है 6 months to 2 years है, व्हेन वीनिंग अकर्स मोस्टली। और मेल न्यूट्रिशन जो है, मेल न्यूट्रिशन के बारे में इन्होंने बात की है कि मेल न्यूट्रिशन और पॉवर्टी, प्री मेच्योरिटी, रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिडिटी, इम्यूनोडेफिशिएंसी, लैक ऑफ हाइजीन, ठीक है, की वजह से डायरिया होता है। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास बैक्टीरियल
जो होता है ना, ठीक है, वो वार्म सीज़न में होता है। जबकि वायरल डायरिया जो कि बार बार मैं बताऊंगी कि रोटा वायरस इफेक्ट्स इन द विंटर, ठीक है, विंटर पे जितने भी डायरियल केसेस आएंगे तो वो हमारे पास रोटा वायरस के आते हैं मोस्टली बच्चों में, और अगर बैक्टीरियल के आते हैं तो वो वार्म सीज़न, जो हमें भी ऑलमोस्ट मतलब हमें भी इस तरह की फीलिंग आती है गर्मियों में वार्म सीज़न के अंदर जो भी बैक्टीरियल डायरिया होता है, ठीक है, वो बैक्टीरियल डायरिया होता है। ठीक है, वार्म सीज़न के अंदर जो होता है बैक्टीरियल होता है और विंटर के अंदर वायरल होता है। ठीक है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे। मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन आपको पता है, ये हम फीको ओरल इन्फेक्शंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है ना ये आ जाता है फीको ओरल रूट के थ्रू जो है ये एक्यूट डायरियल डिजीज़ होती हैं। लेकिन इसके अलावा ये वाटर बॉर्न भी हो सकता है, फूड बॉर्न भी हो सकता है। मतलब ये जो मतलब फीको ओरल है, मतलब कि वाटर बॉर्न, फूड बॉर्न, डायरेक्ट इन ट्रांसमिशन हो सकती है, या फिंगर्स, फोमाइट्स, डर्ट की वजह से। ठीक है, ये सारे मतलब कॉमन चीज़ें होती हैं, आपको पता भी है डायरिया इनकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट हम जो देखेंगे उसमें हम कंट्रोल ऑफ डायरियल डिजीज़ पढ़ेंगे। अभी तक हमने एपिडेमियोलॉजी पढ़ी और थोड़ी सी डायरिया की क्लासिफिकेशन देखी, किस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं डायरिया को।